झारखंड में पेशा पर पॉलिटिक्स हाई है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और राज्य में पेशा कानून लागू करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि पेशा कानून लागू होने से सरना कोड का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन रघुवर द्वारा पत्र लिखने पर जेएमएम और कांग्रेस ने हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। पेशा को लेकर रघुवर की सीएम को चिट्ठी। झारखंड में पेशा कानून लागू नहीं होने पर सवाल। पेशा कानून पर जारी सियासत के बीच पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और झारखंड में पेशा कानून को लागू करने की मांग की है। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। 2018 में पेशा नियमावली का प्रारूप बनाने की प्रक्रिया शुरू। 14 विभागों से मांगे गए थे मंतव्य। नियमावली पर चर्चा हुई थी शुरू, लेकिन 2019 में राज्य में सरकार बदल गई। जुलाई 2023 में तत्कालीन सरकार ने नियमावली का प्रारूप किया प्रकाशित। लोगों से मांगे गए थे सुझाव, मंतव्य और आपत्ति। अक्टूबर 2023 में टीएसी की बैठक में लोगों के सुझाव मंजूर। लोगों के सुझाव के आधार पर किया गया नियमावली के प्रारूप में संशोधन। नियमावली के प्रारूप में संशोधन के बाद विधि विभाग को भेजा गया। मार्च 2024 में विधि विभाग और महाधिवक्ता ने प्रारूप पर सहमति दी। झारखंड हाईकोर्ट ने भी पेशा कानून को लागू करने का निर्देश दिया। बावजूद अब तक झारखंड में पेशा कानून लागू क्यों नहीं की गई? जहां सरकार की मंशा कभी भी नहीं है कि अधिकारियों के हाथ से पावर लेकर के ग्राम सभा को या फिर आम लोगों को दी जाए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने यह डिमांड किया है, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि तमाम बहानेबाजी को छोड़ करके पेशा को जल्द से जल्द झारखंड में लागू किया जाए। रघुवर दास ने अपने पत्र में कहा कि झारखंड में पेशा कानून लागू होता है तो ग्राम सभा को सरना समाज की परंपराओं, रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को सरना कोड के रूप में कानूनी रूप देने के लिए सरकार को प्रस्ताव देकर इसे लागू किया जा सकता है। लेकिन रघुवर के इस पत्र पर जेएमएम और कांग्रेस ने तंज कसा है। उनका ललकारने से या उसका चिट्ठी देने से भी कुछ नहीं है। सरकार इस पर बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मैंने पहले इसको कहा है कि बहुत फूंक फूंक करके कहीं चूक ना हो जाए। यहाँ पर हर चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो आदिवासियों का अधिकार को भी हम संरक्षित कर सकें। पेशा कानून के पेशा कानून में जो आपका है उसको संवैधानिक रूप से उस पर कटौती भी ना हो। हमारे यहाँ जो सदान वर्ग के लोग हैं, ये तमाम चीज़ों को हम देख करके सरकार और ऐसे भी हमारे कांग्रेस पार्टी भी इस पर काफ़ी काम कर रही है। पेशा पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। माननीय रघुवर दास जी को कहना चाहेंगे कि राज्य में संवेदनशीलता की सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है और पेशा पर बारीकी से काम हो रहा है। ऐसी तैयारी की जा रही है कि कोई भी उसमें कमी ना बचे। तो पेशा जरूर लागू होगा और बारीकियों के समझते हुए लागू होगा ताकि उसमें कोई कमी न रहे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि हेमंत सरकार पेशा कानून पर आगे बढ़ रही है। साथ ही ये पूछ रही है कि जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पेशा कानून लागू क्यों नहीं किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। साल 1996 में जब पेशा अधिनियम लाया गया था तो उसका उद्देश्य ये था कि जितने भी आदिवासी बहुल राज्य हैं वहां ग्राम सभा को मजबूत किया जाए। आम भाषा में अगर समझें तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि उनकी संस्कृति को, उनकी रूढ़िवादी परंपरा को और जो आर्थिक फैसले होते हैं उन्हें वो लेने में खुद सक्षम हो पाए। इस तरह से ग्राम सभा मजबूत होगी। लेकिन 1996 से लेकर 2025 तक अब तक झारखंड में पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है, जिसको लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है। पेशा कानून लागू नहीं होने पर आदिवासी संगठनों की ओर से जहां एक तरफ आवाज उठाए गए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार पेशा कानून को लागू करने की मांग कर रही है। आज पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर यह बताया है कि अगर पेशा कानून लागू होता है राज्य में तो सरना धर्म कोड का भी रास्ता साफ हो जाएगा।
लेकिन इस पर जेएमएम और कांग्रेस ने चुटकी ली है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ सुनीत शर्मा कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं। सुनीत जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। संजय मेहता हमारे साथ आजसू पार्टी से जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और हमारे साथ क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, लंबे समय से पेसा कानून लागू करने की मांग उठ रही है और निश्चित तौर पर चूंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य है तो यह जरूरी भी हो जाता है कि ग्राम सभा को मजबूत किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार जहां कहती है कि नियमावली को लेकर अब हम पूरी तरह से लगभग तैयार हैं, बहुत जल्द कानून लागू हो जाएगा, दूसरी तरफ यह बात अगर हम देख लें तो लंबे समय से कही जा रही है और आज भी ग्राम सभा उतना मजबूत नहीं हो पाया है। देखिए आयुष, आपने आज बहुत एक समसामयिक विषय उठाया है और थोड़ा मोहलत दे तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकूं कि हम लोगों की सरकार ने क्या किया और ये सरकार क्या कर रही है। देखिए, सबसे पहले पेसा कानून 1996 में बना और उसके बाद झारखंड में कभी भी फुल मेजॉरिटी की सरकारें नहीं रहीं। गुरुजी भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हेमंत सोरेन जी भी करीब करीब अब तो मुझे लगता है अगर आप सब मिला ले तो 6.5 वर्षों तक अगर तीनों कार्यकाल जोड़ दें तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन पहल नहीं हुई इसको होने की। हमारी सरकार पर प्रश्न उठता है कि हमारी सरकार ने इसे क्यों नहीं किया। देखिए, बिल्कुल गलत बयानी होती है। हमारी सरकार 2014 के अंत में 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने पेसा कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ी पहल की थी। पंचायती राज जो सेक्रेटरी हैं उनकी मीटिंग बुलाई थी और ये सारा कुछ मैं दस्तावेजों से बोल रहा हूँ। सरकार के पास फाइल है, सत्ताधारी दल के लोग बैठे हुए, वो फाइलों से अध्ययन कर सकते हैं। रघुवर दास जी ने बैठक बुलाई तो उनको बताया गया कि अभी 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल का झगड़ा चल रहा है। ये मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित रहा लंबे समय तक। और जानते हैं केस करने वाले कौन लोग थे? आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, जिसने इस पूरे मसले को लटका कर रखा और ये 2018 में जाकर क्लियर हुआ। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच किस विदेशी धर्मांतरण करने वाली शक्तियों का फ्रंट है, ये आप समझ जाएंगे अगले कुछ मिनटों में। अब आप देखें 2018 में जब ये कानूनी पेचीदगियां दूर हुई, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होते हुए कहा गया कि नहीं साहब, यहाँ 6th शेड्यूल नहीं 5th शेड्यूल का एरिया है, यहाँ 5th शेड्यूल लागू होगा। तो 2018 में 14 विभागों से रघुवर दास जी ने बैठक करके जो अक्टूबर जो 2018 की बात कर रहा था, उसमें बैठक करके सभी विभागों को कहा कि अपना मंतव्य दीजिए। मंतव्य आया, उसके बाद इस पर हमारी चर्चाएं चली थी, लोकसभा चुनाव आ गया, फिर हमारी सरकार चली गई। अब ये सरकार 2019 के दिसंबर में आ गई। 2019 से 2023 के बीच में ये सरकार लगातार पेसा कानून पे इन्होंने कोई पहल नहीं किया। अब देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो पहल किया वो जुलाई 2023 में पेसा कानून का नियमावली हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने पब्लिश किया। अक्टूबर 2023 में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने कहा ये नियमावली में बहुत सारे चेंजेस होने चाहिए। उन चेंजेस को भेजा गया विधि विभाग में और विद्वान महाधिवक्ता के पास में, और मार्च 2024 में एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि ये सही है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, इसलिए इसको आप लागू कर सकते हैं। लेकिन ये लागू नहीं हुआ। जून 2024 में उच्च न्यायालय में एक मामला दाखिल हुआ, अवमानना याचिका दाखिल की गई कि क्यों अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उच्च न्यायालय ने फटकार लगाया, 2 महीने में इंप्लीमेंट करने को कहा, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। देखिए, पेसा कानून को इंप्लीमेंट होने से किनको नुकसान होगा आप ये समझिए। क्यों ये सरकार भाग रही है? क्योंकि ये रूढ़िवादी परंपरा के तहत है जी। रूढ़िवादी परंपरा आप समझते हैं, जैसे मुंडाओं के क्षेत्र में मान की मुंडा प्रथा जो है वो लागू हो जाएगी। अगर आप डोकलो सोहर प्रथा की बात करें तो छोटा नागपुर के बड़े हिस्से में वो प्रथा लागू हो जाएगी। पेसा अधिनियम का उद्देश्य भी यही था। संथाल की बात करें तो संथाल में वो जो है वहां मांझी प्रथा जो है वो लागू हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि जो विदेशी धर्म वाली शक्तियां वो तो कहीं नहीं है। ये तो ग्राम पंचायतों को सारा अधिकार होगा बालू घाट के सेटलमेंट का, अपने कला संस्कृति धर्म की रक्षा करने का। तो जिन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया, ये जो विदेशी धर्म से जुड़े शक्तियां हैं, वो इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि ये रूढ़िवादी परंपरा है जो हजारों वर्षों से आदिवासी ने पारंपरिक आदिवासी स्वशासन को लेकर रखा है। उस परंपरा का ये लागू नहीं होने देना चाहते गांव में। और रघुवर दास जी ने बिल्कुल सही कहा साहब, जब इनकी अपनी सरकार होगी गांव में तो ये आराम से अपने पेसा कानून पूरे तरीके से लागू हो जाएगा।
तो ग्राम सभा को सरना जनजाति समाज को परंपराओं, रूढ़ियां, सांस्कृतिक उनकी जो विरासत है उसको सरना धर्म कोड के रूप में कानूनी रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार ही सक्षम हो जाएगी। लेकिन ये वो लोग क्यों चाहेंगे जो विदेशी धर्म से संबंधित हैं? क्योंकि यहां पूरे तरीके से पेशा कानून लागू होने से रूढ़िवादी परंपरा, मैं बार बार दर्शकों के इसके लिए बता रहा हूं, रूढ़िवादी परंपरा जो पुरानी हजारों वर्षों से परंपराएं चलती आ रही हैं, वो परंपराएं नहीं जो 200-300 सालों में आके जिन्होंने धर्म बदल दिया, उनको मौका नहीं मिलेगा साहब। मानकी मुंडा, डोकलो सोहर और जो तमाम तरह की मांझी प्रथा, उनको मिलेगा। ये अद्भुत मिसाल होगी आयुष, गांव में स्वशासन का, आदिवासियों की अपनी संस्कृति रहेगी, अपना शासन रहेगा, अपने गांवों में बालू घाट, बाजार, तमाम तरह की चीजों के लिए उनके पास शक्ति आ जाएगी। अब बालू घाट को लेकर कितना हंगामा हुआ, ये सरकार नहीं चाहती साहब कि ग्राम सभाओं को अधिकार मिले। और कौन से विदेशी धर्म वाली ताकतें हैं जो पेशा कानून का विरोध कर रही हैं? और सरना धर्म कोड की बात करते हैं, एक बार जैसे ही ये रूढ़िवादी परंपरा लागू हो जाएगी, ये खुद ब खुद ग्राम सभा सक्षम हो जाएगी सरना धर्म कोड के लिए रिकमेंडेशन। बिल्कुल, देखिए आपके तमाम बिंदुओं पर जो आपने बातें रखी, इससे ये साफ हो गया कि आप लोग भी चाहते हैं कि सरना धर्म कोड लागू हो, लेकिन जो परंपरा आदिवासियों की रही है उनको संरक्षित रखते हुए, ना कि नए स्तर पर लागू हो और जो भी विदेशी धर्म है और धर्मांतरित लोग हैं वो अपने आप को भी सरना धर्म कोड से जोड़ सके। आपके एक लाइन में सिर्फ रूढ़िवादी परंपरा जो आदिवासियों की पहचान रही है, जिन्होंने विदेशी मुगलों, अंग्रेजों के आक्रमणों के बावजूद अपनी रूढ़िवादी संस्कृति को नहीं छोड़ा, परंपरा को नहीं छोड़ा, वो लागू होना चाहिए। उसका क्यों विरोध हो रहा है? चलिए रुक कर लेते हैं हम कांग्रेस का। सुनीत शर्मा जी हमारे साथ। सुनीत जी, सीधे तौर पर एक सवाल उठ रहा है कि क्या ग्राम सभा को आप मजबूत नहीं करना चाहते हैं? गांव के लोग अपने फैसले खुद ले सके, आदिवासी अपनी परंपरा को, अपनी रूढ़िवादी परंपरा को संरक्षित रखने के लिए कदम उठा सके, अपने आर्थिक फैसले खुद ले सके, ये क्या आप लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए अब तक देरी हो रही है? देखिए, ये रूढ़िवादी परंपरा जो है, ये परंपरागत व्यवस्था चली आ रही है और हम लोग कोई नहीं हो सकते हैं, कोई भी सरकार उनको उनके अधिकार देने के लिए नहीं हम लोग जा रहे हैं। ये अधिकार, ये स्वशासन व्यवस्था, ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चला आ रहा है। हम सिर्फ उनको रिकॉग्निशन देने का काम कर रहे हैं। पेशा कानून उनको रिकॉग्निशन देने का काम करेगा और ये व्यवस्था यथाशीघ्र लागू होगी, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन पे आ गया है और वैसे सामाजिक जो सरना मानने वाले लोग हैं उनसे इस पे अब राय मशवरा चल रहा है। और इस राय मशवरा पे, जैसे एक जगह मैं खुद इस पे उपस्थित था और ये चाईबासा परिसीदन के पास में हो रहा था, और वहाँ पे जब वहाँ सरना समाज के लोग थे तो उन्होंने कहा कि इसमें एक कॉलम जो है पंचायत सचिव है, जिसको ग्राम सभा का सचिव नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे रेवेन्यू विलेजेस में एक ही पंचायत सचिव होगा, तो ये एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। तो उसको भी जो है सरकार ने हटाने का काम किया है और ग्राम सभा ही अब अपने सचिव को, ग्राम सभा के सचिव को चुनेगा। तो ये बात जब तक आप पब्लिक डोमेन में नहीं जाएंगे, उस संस्कृति के पास, उस समाज के पास नहीं जाएंगे, तो आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज ये चीज समझना उनके पास जाने से हो पा रहा है, नहीं तो ये संभव नहीं हो पाता। रघुवर दास जी की सरकार ने उसी रूढ़िवादी परंपरा पे सबसे बड़ा जो आघात किया वो लैंड बैंक एक्वायर करके किया। वो तो उसी समाज का लैंड बैंक जो आपने ले लिया, वहां पे गोचर भूमि था, वहां पे उनकी बकरियां चरती थी, तो ये सब जो व्यवस्था थी उनकी, उसको लैंड बैंक के माध्यम से आपने लेने का काम कर दिया। तो ये पेशा कानून लागू होते ही, भी दे लीजिए आप लोग, क्या कह रहे हैं? एक उदाहरण रिम्स 2 का भी दे लीजिए कि भूमि अधिग्रहित आप लोग बताते हैं, उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहित हुआ नहीं। अगर पेशा अधिनियम लागू रहता तो ये सवाल ही कभी खड़ा नहीं होती। पेशा कानून तो लागू होगा ही, इसको कोई नहीं रोक सकता है। जैसे पेशा कानून आएगा उसी तरह पे हो सकता है। आज भी अपनी संस्कृति के आधार पे ग्राम सभा, नियामगिरी में उड़ीसा में कोई पेशा कानून लागू नहीं है, आज भी लागू नहीं है, पर नियामगिरी आदेश हुआ कि नहीं सुप्रीम कोर्ट से, और वहां उनको पूरा अधिकार मिला कि नहीं मिला कि जंगल आपका नहीं कटेगा। आप भी चाहते हैं कि झारखंड लोग अब सुप्रीम कोर्ट का ही रुख कर ले, आप लोग कुछ नहीं करेंगे? हम ये नहीं कह रहे कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, हम तो उनको देने जा रहे हैं। हमारा काम है उसका रिकॉग्निशन जो है उस समाज का उनके पास पहुंच जाना चाहिए, पर उससे राय मशवरा करके जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम
सीधे अपने जो मन मुताबिक होगा उसको हम लाएं और बिना पब्लिक डोमेन में रखे हुए खत्म कर दें। टीएससी की बैठक आप लोगों ने किया, हमारे इसी पर आ रहा है, टीएससी की बैठक आप लोगों ने किया, आदिवासी समाज को उम्मीद थी कि पेशा अधिनियम को लेकर बातचीत होगी, वो नाराज हो गए, आप लोग शराब को लेकर बातचीत कर रहे थे, तो कहां बैठक में और राय मशवरा कीजिएगा। देखिए पेशा जब तक पब्लिक डोमेन से अभी अब जा रहा है टीएससी के पास, उसके बाद कैबिनेट में भी जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। पैसा तो आना ही है और इसी साल के अंत तक आपको पैसा यहाँ पे लोगों के रिकॉग्निशन के नाते उनको मिल जाएगा, आपको ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल आएंगे, प्रतुल जी आएंगे आपके। संजय जी 10 सेकंड है, बिल्कुल 10 सेकंड बात पूरी कर ले। पब्लिक डोमेन में जाने की बात हो रही है तो जुलाई 2023 में सरकार ने गजट में पब्लिश करके इस पर राय मांगा था और उसके बाद ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 2023 में जा चुका है, वहां से जो सुझाव आए उसके साथ पारित होकर एडवोकेट जनरल की राय उसी वर्ष आ गई थी, उसके बाद क्यों नहीं इंप्लीमेंट, अब फिर से क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि मैंने नहीं टोका, मैंने नहीं टोका आपको, बिल्कुल मैं अपनी समय में बात कहिएगा। तो हमारा कहना है जब 2023 में ये पूरा उसी रूप को ये एक बार घूम चुके हैं तो कौन से विदेशी धर्म के प्रेशर में ये रूढ़िवादी परंपरा को लागू नहीं करे? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से हो चुका है, इसके बाद ये प्रारूप का डिक्लेरेशन हो चुका है, जो सुझाव आपत्तियां उस पे एडवोकेट जनरल ने राय देकर उसको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मानक के अनुसार पाया। अब फिर 2 वर्ष। चलिए ठीक है, हम संजय मेहता जी का रुख कर लेते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया, इस पर हम बात करेंगे। प्रतुल जी संजय जी का रुख करते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना आपकी पार्टी का एक मुख्य एजेंडा हमेशा से रहा है संजय जी, और निश्चित तौर पर सुदेश महतो जी इसको लेकर हमेशा से आवाज उठाते नजर आए। और हमेशा जब भी ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सुदेश महतो जी ने एक बेहद जरूरी काम किया था उस वक्त जब वो सत्ता में हुआ करते थे। अब लेकिन चूंकि जो पेशा कानून को लेकर बात हो रही है कि ऐसे गांव हैं जहां हम देख सकते हैं कि उनकी परंपराओं को कुचला जा रहा है, उनके अस्तित्व अब पूरी तरह से खतरे में, क्या ये वक्त नहीं है अब कि अभी त्वरित तौर पर पेशा कानून लागू कर दिया जाए? देखिए, मैं इस पहलू पर, पेशा कानून के पहलू पर बहुत विस्तृत तरीके से बात को रखना चाहता हूं कि किस तरीके से इस सरकार ने लोगों को दिग्भ्रमित किया है। पहली बात तो ये कि हाईकोर्ट ने यह कह दिया था कि 2 महीनों के भीतर आपको इसको इंप्लीमेंट कर देना है, राज्य के अंदर इसको लागू करना है, लेकिन उसके बावजूद भी लागू नहीं किया गया। अब देखिए, जो गठबंधन के यहां पर दल हैं, एक दल ये कहता है कि हमारी नियमावली बनकर तैयार है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है, और उनका सहयोगी दल कांग्रेस का कहना है कि हम सुझाव मांग रहे हैं। अब ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कि अगर आप सुझाव मांग रहे हैं तो इसका मतलब कि नियमावली आप तैयार करेंगे, और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कह रही कि हमने नियमावली तैयार कर लिया है, इसका मतलब कि सुझाव मांग करके आप आई वॉश कर रहे हैं। इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है कि अगर ये सरकार कहती है कि हम झारखंडियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, और हम आदिवासियों को हक अधिकार देना चाहते हैं, तो फिर स्थानीय स्वशासन प्रणाली को मजबूत करने में आपको दिक्कत कहां है? आपको कौन रोक रहा है ये कानून नहीं अप्लाई करने को लेकर के? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी सरना धर्म कोड की बात सामने आ रही थी, लेकिन जब पेशा कानून ये स्वतः कह रहा है कि अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो वहां पर जो स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो उनकी सांस्कृतिक अपनी परंपराएं हैं, या फिर उनकी जो अपनी जीवन शैली है, या फिर वहां की खनिज संपदा है, या तो वन संपदा है, वो तमाम तरह की चीजें संरक्षित रह सकेंगी। तो ये सरकार कहती है कि हम आदिवासियों का कल्याण करेंगे, हम यहाँ के झारखंडियों का कल्याण करेंगे, जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है। इस बात को ये समझने की जरूरत है कि झारखंड के जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं, और देश के 10 राज्यों में जब ये लागू हुआ तो कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कार्यशाला आयोजित की थी और लोगों से सुझाव मांगे थे, और जो क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित हुआ था वो झारखंड के अंदर हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था, झारखंड भी सम्मिलित था। मैं ये सवाल इस सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज जब यहां पर झारखंड के अंदर आदिवासियों को सही हक देने की बारी आ रही है, तो आप जो है आई वॉश करते हैं और आप कहते हैं कि हम सरना धर्म कोड देंगे, आप सरना धर्म कोड के लिए आंदोलन करते हैं। लेकिन मैं उसी कांग्रेस से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरना धर्म कोड लागू होगा तो सिर्फ झारखंड के आदिवासियों को फायदा होगा, हमारे तमाम आदिवासियों को फायदा होगा? तो क्या यह धरना प्रदर्शन आपका उड़ीसा में चल रहा है? क्या यह धरना प्रदर्शन आपका सरना कोड के मांग को लेकर मध्य प्रदेश में चल रहा है? तो इसका मतलब कि आप ये चाहते हैं सिर्फ झारखंड की जनता के आंख में धूल झोंके, और ये धूल झोंकने का काम नहीं चलना चाहिए। क्योंकि मैं 2-3 बातें और स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों जब आजसू पार्टी ने इस बात को रखा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सरना धर्म कोड और पेशा कानून के साथ हम खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि पेशा कानून को लागू किया जाए। 1996 में जब इसको लागू किया गया तो साफ तौर पर इसका मकसद यही था कि यहाँ के जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है वो संरक्षित रह सके। अब इस बात को ऐसे समझिए कि झारखंड के 264 प्रखंडों में लगभग 132 प्रखंड जो हैं
वो इससे प्रभावित होंगे। और पूरे झारखंड के अगर 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जाएंगे आप, जैसे आप खूंटी के इलाके में जाइए, आप तमाम इलाकों में जाइए, आप देखेंगे कि ये लोग इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में जब खनन हो रहा है, अभी जैसे बालू की बात सामने आई, बालू में इतनी पेचीदगियां क्यों है? क्योंकि आपने ग्राम सभा को सशक्त नहीं किया। नारों में तो आप कहते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, ग्राम सभा सबसे बड़ी है, लेकिन जब ग्राम सभा को असली शक्ति देने की बारी आ रही, जिससे उनका जंगल संरक्षित होगा, उनकी वन संपदा संरक्षित होगी, उनका जीवन शैली संरक्षित होगा, उनकी परंपरा संरक्षित होगी, उस पर आप चुप्पी साध लेते हैं और आप अदालत की अवमानना भी करते हैं। आपको जब हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप 2 महीने में इसको अप्लाई करिए, तो आपने क्या कहा कि हम इसकी नियमावली तैयार कर रहे हैं। और जब यह बात सामने आती है तो आपका सहयोगी दल कहता है कि हम सुझाव मांग रहे हैं। तो ये खुद क्लियर नहीं है, सहयोगी दल जो है इनके और तमाम जो हमारे सरकार में लोग हैं, वो लोग खुद इस बात पर बहुत संदेहास्पद स्थिति में है और सरकार सिर्फ इसको एक राजनीतिक टूल्स की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। मैं न्यूज 11 के मन से यह साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की मंशा है तो पेशा कानून को कल तुरंत लागू किया जाए और पेशा कानून लागू करने के तुरंत बाद से झारखंड के अंदर इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वास्तव में ग्राम सभा को शक्ति दी जाएगी। क्योंकि लगातार यह बहस छिड़ रही है कि ग्राम सभा को हम शक्ति दे देंगे, लेकिन शक्ति देना कागजों पर और उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना 2 अलग अलग बातें हैं। और सरकार की जो मंशा है वो साफ तौर पर यह दिखाई पड़ती है कि सिर्फ वोट की राजनीति, चुनावी राजनीति, चुनाव के नजदीक आने तक किसी तरह का पेंच फंसा करके रखो। कौन रोका है इनको 6 सालों में? चलिए, बिल्कुल। इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम महत्वपूर्ण पेशा कानून लागू करेंगे, तो फिर क्यों नहीं लागू? सवालों के जवाब लेंगे। सबसे पहले कोर्ट के अवमानना के बारे में पूछ लेते हैं। हम अब रुक कर लेते हैं क्षितिज मिश्रा का। क्षितिज जी, चलिए, पेशा कानून आज लागू होगा, कल लागू होगा, आप लोग कह रहे हैं कि लागू करने की दिशा में हम पहल कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट का तो अवमानना नहीं करते आप लोग। 2 महीना के अंदर जब पेशा कानून राज्य भर में लागू करने का निर्देश दिया गया था, उसको भी आप लोगों ने दरकिनार कर दिया। कोर्ट का भी अवमानना पर उतर आए हैं आप लोग। देखिए, अभी संजय भाई बोल रहे थे कि 2 पार्टियों में हमारे जो 2 गठबंधन के घटक दल हैं, दोनों के बीच असमंजस है। तो मैंने बताना चाहूँगा कि ये शायद उनकी बातों को सुने नहीं है। नियमावली तैयार है, उनसे पूछा जा रहा है, राय लिया जा रहा है कि क्या इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमारे सुमित भाई ने बताया, जहां पे संशोधन करने की आवश्यकता थी, जी, ये सवाल क्यों आ रहा है कि गठबंधन के घटक दलों में इस बात को लेकर संशय है? मैं बता रहा हूँ, सवाल पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों संशय है। क्योंकि हम बोलते हैं आयुष जी, तो आप बीच में सवाल पूछते हैं। नहीं, सवाल नहीं, पहले इस सवाल नहीं, उसके पीछे का वक्तव्य समझ लीजिए कि क्यों उन्होंने सवाल पूछा। और यह सवाल है राजनीतिक गलियारों में क्यों घूम रहा है। जब पेशा कानून को लेकर लगातार बैठकें की जा रही थी, राय मशवरा कांग्रेस की ओर से लिया जा रहा था, उसी दिन शाम को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा गया था कि पूर्व में इन्हें समझ नहीं थी, इसीलिए यह सवाल राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है। किसको समझ नहीं थी? कांग्रेस पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह कहा गया था। हाँ। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं लोगों से जानकारियां लेकर के उसको संशोधित किया जा रहा है। तो इसमें क्या हमने देखा केंद्र सरकार के 2 कानून, कृषि कानून लाने के बाद बिना उनसे बात किए किसानों से कृषि कानून ला दिया गया था। आपने देखा कृषि कानून का क्या हुआ। वक्फ बोर्ड का बिल को संशोधित किया गया, उसमें क्या हुआ आपने देखा, बिना उनसे पूछे हुए। पेशा पे बात रखी जाए। आप थोड़ा रुकिए, आपको बोलने का मौका दिया गया था, बीच में मत उछलिए। हाँ, तो किया गया था, हमने देखा। तो सरकार अगर इसको हमारे मैनिफेस्टो में ये है और सरकार इसको पूरा करेगी, सरकार इसके लिए कर्मबद्ध है, सरकार कार्य कर रही है। और जो लोग एक पत्र माननीय रघुवर दास जी सरकार को लिख रहे हैं, एक पत्र वो केंद्र सरकार को भी लिखते, ये लिखा करते थे, सवाल उठाया करते थे, लेकिन कब? 2014 से पहले। तो 2014 के बाद ये 2014 से पहले ये सरना धर्म कोड को सदन में मांगते थे और 2014 के बाद ये कह रहे हैं कि इसको आप यहाँ 2019 के बाद ये कह रहे हैं कि झारखंड में पेशा कानून लागू कीजिए, सरना धर्म कोड का रास्ता साफ हो जाएगा, सरना धर्म कोड का लागू रास्ता खुल जाएगा। तो ये 2014 में से पहले क्यों नहीं सोचे थे? आपकी सरकार थी, आपने तो बहुत आसानी से कह दिया कि हमारी फुल मेजॉरिटी की सरकार नहीं आई, जिसके कारण कि हम नहीं कर पाए। क्या फुल मेजॉरिटी की सरकार नहीं थी तो आप कोई काम नहीं किए थे क्या? जरूर किया था। आप कोशिश किए होते तो होता। हमारी सरकार कोशिश कर रही है, बहुत जल्द झारखंड में पेशा कानून लागू होगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, अपनी बात रखें। देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, 2023 में जो प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, देखिए किसी ड्राफ्ट को जब पब्लिश किया राज्य सरकार ने और इस पे सुझाव मांगा, नियमावली की मैं बात कर रहा हूं, पेशा नियमावली की,
उसके बाद जो सुझाव हुआ है उसको लेकर ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में अक्टूबर 2023 में, क्या मैं रिपीट कर रहा हूं, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने भी कुछ सुझाव सुझाए। उसके बाद एडवोकेट जनरल के पास ओपिनियन के लिए गया, एडवोकेट जनरल ने सही माना और उसके बाद इसको कहा कि आप नोटिफाई कर दीजिए, फिर भी नोटिफाई नहीं हुआ। ये 2 वर्ष का डिले क्यों हुआ? ये कह रहे कि अभी भी मंथन चल रहा है। साहब, ये मंथन की प्रक्रिया 2 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई थी, इसको फिर से करना क्यों डिले कर रहे हैं साहब? क्योंकि इसलिए क्योंकि मुंडाओं में जो कन्वर्टेड मुंडा है उनकी नहीं चलेगी ग्राम सभा में, जो सरना उरांव में है कन्वर्टेड उरांव उनकी नहीं चलेगी, संथालों में तो बहुत कम कन्वर्जन हुआ, खड़िया का तो 67% कन्वर्जन हो गया। तो जहां परंपरा को बेस बनाया जाता है वह इस तरह की बात होती है। देखिए, एक पत्र था जो मैं पत्र अक्सर दिखाता हूं, लेकिन मैं आज वो पत्र दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे लगता है आपके दर्शकों को भी वो 11 फरवरी 2014 का लिखा पत्र याद हो गया होगा। उस पत्र में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैं आज पढ़कर सुनाना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। देखिए, इसमें कहा गया था, सरना धर्म कोड को अलग से मान्यता देने में परेशानी है। 11 फरवरी 2014 को किशोर चंद्र देव, जो कांग्रेस के तत्कालीन यूपीए सरकार के केंद्रीय आदिवासी मंत्री थे, उन्होंने कहा देश भर में 100 से ज्यादा जनजातीय समूह मौजूद हैं। उन्होंने झारखंड में सरना, मणिपुर में सनमाही, अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो आदि की चर्चा की थी। उन्होंने संथाल, मुंडा, गोंड, उरांव, खासी, भील की भी चर्चा की थी और इसका जो कहा था व्यवहारिक रूप से सरना धर्म कोड नहीं दिया जा सकता। देखिए, इसका सबसे आसान रास्ता है, अगर उस समय की केंद्र सरकार ने यह माना था कि अगर आप पेशा कानून को लागू कर दे तो भारतीय कानून भी ये मानता है कि आपकी उपासना की पद्धति, आपकी जो सांस्कृतिक पहचान है वो सिर्फ एक आपकी परंपरा नहीं होकर उसे कानूनी मान्यता भी दी जा सकती है। अगर पेशा कानून के तहत में गठित जो ग्राम सभा है, वो ग्राम सभा अगर ये सारे दस्तावेज तैयार करे, उपासना की पद्धति, सांस्कृतिक, और राज्य सरकार को दे, तो राज्य सरकार उसे कानून के रूप में नोटिफाई कर सकती है। तो दोनों भी काम हो गया, आपका सरना धर्म कोड भी लागू हो गया, उस तरह की रूढ़िवादी परंपरा भी लागू हो गई। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जिस पार्टी की सरकार ने 11 फरवरी 2014 को रिजेक्ट कर दिया था और ये बताया था कि क्या क्या परेशानियां हैं, तो इसको अब ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? अभी ये कह रहे हैं कि मंथन चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, हम थोपते नहीं। साहब, ये प्रक्रिया 2023 में खत्म हो गई थी, अब इसको फिर से शुरू करने के पीछे की क्या मंशा है? मैं कह रहा हूं, अभी क्या होता है, अभी चुनाव होता है, तो चुनाव में सारे लोगों को जीतने का मौका मिलता है, लेकिन जहां ग्राम सभा को आप शक्तियां देंगे, ग्राम सभा स्वावलंबी जो अपना स्वशासन व्यवस्था को लागू करेगी, तो इसमें जिन्होंने धर्म बदल लिया, विदेशी धर्म से जो आते हैं, वो तो बाहर हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो लोग कहते हो कि ये सरकार क्रिसमस गिफ्ट है, उनकी लॉबी तो कभी नहीं चाहेगी कि उनके लोग जो है इस व्यवस्था से बाहर हो जाए, उनके हाथ से ग्राम सभा की पावर छिन जाए, उनके हाथ से जो तमाम चीजें हैं, अभी जो वो मुखिया भी बन सकते हैं, वो सारी शक्तियां जो हैं वो तो ग्राम सभा में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये विदेशी धर्म के प्रभाव में आ रहे हैं लोग। और ऐसे भी कांग्रेस का, देखे, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है कि कहां से इनकी सरकारें चलती हैं, क्या सरकारें चलती है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 वर्ष पूर्व जो प्रक्रिया, जो आपसे डिस्कशन की, जो पब्लिकेशन की समाप्त हो गई थी, उसको अब क्यों खींच रहे हैं साहब? तो मतलब 2023 में जो प्रक्रिया, जो राय मशवरा की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, उसको लेकर अब फिर से आगे काम क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्यों वक्त ज्यादा लिया जा रहा है? क्यों ग्राम सभा को मजबूती देने में इतनी देरी हो रही है? इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। पेशा कानून को लागू करने में देरी हो रही है, विपक्ष हमलावर है और सत्ता पक्ष की ओर से हर बार की तरह एक ही बात बोली जा रही है कि बहुत जल्द पेशा कानून राज्य में लागू हो जाएगा, ग्राम सभा मजबूत हो जाएगी। हम तमाम सवालों के जवाब ले लेते हैं, सीधे सत्ता पक्ष का रुख करते हैं। सुनीत शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सुनीत जी, सबसे पहले तो ये अपने विपक्षियों को क्लियर कर दीजिए कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में कोई अनबन है पेशा कानून को लेकर, या कोई गैप, एक वॉइड क्रिएट हो गया है? आप लोग राय मशवरा लेते हैं, उसी शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बोला जाता है कि आप लोगों को पेशा के बारे में पूर्व में समझ नहीं थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 समुदाय के बीच में क्या गैप क्रिएट करती है, ये आपको समझ में आता होगा, पूरे भारत के जनता को समझ में आती है। उसी तरह 2 बढ़िया गठबंधन में सरकार चलने वाले घटक दलों के लिए भी ये इसी तरह जो है फूट डालो और राज करो के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये मंसूबा इनका क्लियर नहीं होगा, इसलिए वो घबराने की बात नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, और ये बहुत ही अच्छी सरकार चल रही है। जहाँ तक ग्राम सभा का विषय है, ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार त्वरित मिलने जा रहा है और इसकी रायशुमारी, जैसे क्षितिज भाई ने कह दिया, हमारे आजसू के मित्र कह रहे थे कि
इनको कुचला जा रहा है। इनको दबाए तो हसदेव में किसको कुचला गया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अदानी और अंबानी को फैक्ट्रियां और खदानों देने के नाम पे आदिवासियों की जमीन छीनी गई है। वहां तो क्या ग्राम सभा हुई थी? कि पैसा अधिनियम लागू होता तो वो फैसला ले सकते थे अपना। नहीं, पैसा अधिनियम झारखंड में लागू होगा और अभी भी पंचायत राज के तहत 11वीं अनुसूची में उनको 29 अधिकार दिए गए हैं और 29 अधिकार के आधार पे ही आज भी जो सुदूरवर्ती इलाके हैं वहां पे ग्राम सभा अच्छी काम कर रही है। आप उसको जाएंगे, आप फील्ड पे रहेंगे तो आपको ये देखने को ये मिलेगा। सरासर झूठ है। नहीं, एक बार अधिकार नहीं दिए गए। 11वीं अनुसूची में दिया गया है। 11वीं अनुसूची में झारखंड के पंचायती राज में 29 अधिकार नहीं दिए 11वीं अनुसूची कैसे नहीं है? कानूनी अधिकार है। 29 के 29 विषय निर्वाचित बात को समझने की जरूरत है। 29 के 29 विषय हस्तांतरित कब के किए जा चुके हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर आप संवैधानिक अधिकार मिला है ये भी बता दीजिए। हाँ, संवैधानिक अधिकार मिला, आप उसको देखिए। 11वीं अनुसूची के 29 विषय हस्तांतरित हैं पंचायती राज में, पंचायती राज में। हाँ, ये आपने क्लियर किया है कि पंचायती राज में। ये सरासर झूठ है। अरे पैसा इज एक्सटेंशन टू पंचायत नहीं, राज। दोनों एक नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत पंचायती राज मैं बता रहा हूँ प्रफुल्ल जी, पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश भर में लागू होती है, लेकिन पैसा अधिनियम पूरे देश भर में लागू नहीं होता है। जनजातीय क्षेत्रों में होता है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में। 5वीं अनुसूची, सही बोल रहे और 5वीं अनुसूची ही में ही 11वीं अनुसूची जो है उसके 29 नहीं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। बिल्कुल नहीं, सुनिए जी, मिलेगा तो इसका उद्देश्य यही है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सुनिए, गलत नहीं रहना चाहिए। सुनिए जी, इसका उद्देश्य यही था कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत किया जाए और इसीलिए पेशा अधिनियम 1996 में लाया गया था। 11वीं अनुसूची का कोई बात ही यहाँ नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? अरे बाप रे बाप, सारे अधिकार जो है उसी से जाते हैं। विषय वही है। आपको अगर ग्राम सभा के विषय क्या क्या है तो 29 विषय हैं ग्राम सभा के। आप 11वीं अनुसूची नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने विषय हैं ग्राम सभा के पास। ग्राम सभा के 29 विषय हैं, एक सेकेंड, और 29 विषय के अनुरूप कानून भी है। अगर आप ग्राम सभा में शिक्षा का व्यवस्था है और 11वीं अनुसूची के तहत, तो आपको आरटीई कानून को देखना है। और अगर आपको प्रति 30 बच्चे पे एक अध्यापक चाहिए विद्यालय में, तो उदाहरण के कॉलम को आपको देखना पड़ेगा। आपको यह पता होना चाहिए कि 11वीं अनुसूची के 29 विषय ग्राम सभा को हस्तांतरित किए जा चुके हैं और झारखंड में यह ग्राम सभा नहीं, पंचायती राज। पंचायती राज भाई, पंचायती राज ग्राम सभा को है, अंतर है। नहीं, इसको बता दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी संजय जी तुरंत आपके पास आ रहे, तुरंत आपके पास आ रहे। प्रतुल जी, मेरा ये पूछना है इनसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य विधानसभा में गए हैं उनके क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या स्थिति है, बता दें। क्या स्थिति है ग्राम सभा की? एक भी मॉडल ग्राम सभा अगर आपने बनाया, पता होना चाहिए ना सर कि ग्राम सभा की क्या स्थिति है। आप लोगों को पता होना चाहिए आपके राज्य की जनता किस स्थिति में है। एक ही तो आदिवासी सीट हार जीत का कहां बात आ रहा है? और नहीं, और उस पे आप ग्राम सभा की स्थिति बता दीजिए मुझे। नहीं, विधानसभा के सदस्य क्या करेंगे? सुनिए जी, जब वो कानून का संजय जी अपनी बातों को रखें। जी, मैं ये कह रहा हूं कि पहला तो ये समझना है कि संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ जिसमें पंचायती राज को अधिकार दिए गए, और जो ये कह रहे हैं कि 29 अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया, बिल्कुल दिया गया, ये संवैधानिक अधिकार है। मैं ये कह रहा हूं कि पंचायती राज के ये संवैधानिक अधिकार पंचायती राज व्यवस्था से जो निर्वाचित हमारे हो रहे हैं मुखिया, जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य, इन सदस्यों को ये 29 अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमसे पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि मिले, कई बार उन्होंने हमसे ये बात कही कि ये जो 29 अधिकार है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। अब इस बात को समझना है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम अलग है और पेशा कानून 1996 अलग है। दोनों अलग कैसे है? झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो है वो झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो चुनाव होगा, वार्ड सदस्य का, पंचायत का, जिला परिषद का, मुखिया का, उस चुनाव का जो प्रक्रिया पूरा होगा वो झारखंड पंचायती राज अधिनियम से होगा। और तो जो भी मैं बोल रहा था तब आप बोले कि जेपीआरए की बात कर रहा हूं, तब आप बोले मैं पंचायती राज की बात कर रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए ये, और उसके बाद जो भारत के वित्त आयोग के द्वारा जो पैसे आते हैं
वो पंचायती राज व्यवस्था में उपलब्ध कराए जाते हैं और उससे विकास के कार्यों को पूरा किया जाता है। अब इसको ऐसे समझना है कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में 1986 में जब पेशा कानून लागू करने की बात कही गई तो देश के 1996 में पेशा 86 में लागू करने की बात 96 में मुझे पूरा करने दिया जाए तो 10 राज्यों में इस कानून को लागू करने की बात कही गई। और आज भाजपा शासित जो उड़ीसा का राज्य है उसमें क्यों नहीं लागू? मेरी बात सुन ली जाए, उस पर तो नियमावली तक नहीं बना है। मेरी बात सुनी जाए तो इसमें जब झारखंड में पेशा कानून लागू करने की बात कही गई तो हाईकोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट ने सरकार को साफ तौर पर कहा कि आप 2 महीने में इसे लागू करिए। सरकार ने जवाब दिया कि हम नियमावली तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार ने किस तरीके से 10 सेकंड सरकार ने किस तरीके से दिग्भ्रमित किया इस बात को समझिए। जब सरकार ने इससे पहले सुझाव मांगा था तो महाधिवक्ता ने यह कहा था कि यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है, उसके निर्णयों के अनुरूप है और इसको लागू किया जा सकता है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब उसकी सारी संवैधानिक प्रक्रिया और विधिक जो प्रक्रिया है पूरी कर ली गई और जब इस पहलू पर उसका एक तरीके से जांच हो गया कि यह संविधान के सभी बिंदुओं पर खरा उतरता है, तो फिर पेशा कानून को लागू करने में दिक्कत कहां है? फिर ये दल कहते हैं कि हम सुझाव मांग रहे हैं, एक कहते हैं हम नियमावली तैयार कर लिए, फिर अपना सहयोगी दल आरोप लगाता है कि इनको पेशा की समझ कम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये आदिवासियों के असली रक्षक हैं और चाहते हैं कि झारखंड में पेशा कानून लागू हो तो इसको तत्काल लागू किया जाना चाहिए। आपके पास बहुमत की सरकार है, आप इसको लागू कर सकते हैं। आज की तारीख में ये जो 267 एकड़ का जमीन का मामला है नगड़ी का, जिसपे रिम्स 2 बनाने की बात कही जा रही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सीएनटी और एसपीटी कानून झारखंड के अंदर लागू है और 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में जब ये हमारा पेशा कानून लागू हो जाएगा तो आप अगर छोटा सा भी एक खनन करने जा रहे हैं तो उसमें ग्राम सभा की स्वीकृति चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ग्राम सभा को अगर शक्ति मिल रही है और ग्राम सभा की स्वशासन प्रणाली और मजबूत हो रही है और झारखंड के 32,623 गांव मजबूत होंगे, झारखंड के 264 प्रखंड मजबूत होंगे, तो सरकार को गांवों को शक्ति देने में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अगर गांव तरक्की करेगा और गांव वाले बहुत ज्यादा वहां के लोग आर्थिक तौर पर संपन्न होंगे, सामाजिक तौर पर उनकी सक्रियता बढ़ेगी, उनकी राजनीतिक समझ बढ़ेगी, तो इसको लेकर के सरकार को दिक्कत होगा। दिक्कत यह होगा कि आज इस सरकार को आदिवासियों का ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सरना धर्मकोड के लिए सड़क पर कौन उतरे? आदिवासी समुदाय के लोग उतरे। सीएनटी को बचाने के लिए कौन उतरे? आदिवासी समुदाय के लोग उतरे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आदिवासियों की सरकार होने का दावा करने वाली सरकार, उसके खिलाफ ही उसके लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है और फर्जी मुकदमा दर्ज कर रही है। यह सरकार अपना सिरम टोली में चलिए बिल्कुल एक आपका सीधे आरोप है कि आई वॉश करने की कोशिश चलिए ठीक है, इसका जवाब लेंगे। प्रतुल जी अपनी बात को रखें। सिर्फ 10 सेकंड में लूंगा, मैं 2-3 सेंटेंस बोलूंगा, आग्रह करूंगा कोई नहीं टोके। देखिए, मैं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा ग्राम सभा और पंचायती राज व्यवस्था में कोई खास फर्क नहीं है। फर्क होता है साहब, ग्राम सभा में मैंने मुझे खत्म, आप जवाब देंगे ना अपने समय में। ग्राम सभा में सब लोग बराबर होते हैं, कोई निर्वाचित नहीं होता है, रूढ़िवादी परंपरा चलती है। जबकि पंचायती राज त्रिस्तरीय होती है, पंचायत समिति होती है, पंचायत जो मुखिया चुनता है वो होता है, फिर जिला जो परिषद होता है वो होता है। और आपको पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जितने संवेदनशील विषय को आज अच्छे से उठाया है, इस पर संज्ञान लेके पेशा कानून को एक्ट करना चाहिए। 2023 में जो डिस्कशन खत्म हो गया उसको क्यों चालू रख रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्र सरकार ने राज्य को कहा है अगर आप पेशा कानून लागू नहीं करेंगे तो 1400 करोड़ रुपया जो आपको केंद्र का ग्रांट होना है, 1400 करोड़ वो नहीं मिलेगा। तो सरकार तो आदिवासियों का हक मार रही है। जो पेशा कानून लागू नहीं होने के कारण 1400 करोड़ का ग्रांट रुका हुआ है जिससे आदिवासियों का अपलिफ्टमेंट होगा, उसको रोक कर रखा आपने। तो 2023 में जो डिस्कशन खत्म हो गया उसको तो लागू कीजिए, लेकिन नहीं साहब, विदेशी धर्म मानने वाले लोगों के चलिए ठीक आएंगे प्रतुल जी। मैं जब से आया हूं मेरा यह कहना है कि विदेशी धर्म आप किसको कहते हैं? जो भारत के संविधान में 6 कोड आपके अभी भी जाति जनगणना के समय में वापस लाया गया है, आप किसको विदेशी धर्म कहते हैं? विदेशी धर्म से उनका मतलब है कि जिनकी उत्पत्ति जो रोम से चलता है, वेटिकन से चलता है, सीधे बोल रहा हूं। हाँ, तो अब आपने उस तरह से कहा है, पर क्या संवैधानिक अधिकार है कि नहीं? वो यहाँ समाहित है कि नहीं? सोनिया गांधी आती है जिससे, वही विदेशी धर्म की बात कर रहा हूं। समाहित है कि नहीं? यहाँ पे आप किस तरह से ऐसी बातों को कह देते हैं? समाहित है, हम मानते हैं। दोनों विदेशी धर्म मानने वालों को
बाहर का रास्ता दिखाएगा, जो परंपरा को जिंदा रखने वाले आदिवासियों को हक मिलेगा। इनसे पूछिए, पंचायत एक्सटेंशन को बात पूरी कर लेने दें। ठीक है, मेरा ये कहना है, आजसू के हमारे भाई ने कहा कि ग्राम सभा का जो अधिकार है और रिम्स 2 की बात उन्होंने कही, भूमि अधिग्रहण के नाते कहा गया। भूमि अधिग्रहण 2013 को, भूमि अधिग्रहण 2017 में किसने कमजोर किया? केंद्र सरकार में, पहला। दूसरा कि भूमि अधिग्रहण में अभी भी कोई भी अगर खनन के लिए, इन्होंने खनन का उदाहरण दिया तो मैं खनन के नाते कहता हूं, खनन में अगर जाएगा कि कहेगा कि मुझे जो है भूमि एक्वायर करना है, वो जाएगा कलेक्टर के पास, कलेक्टर को कहेगा मुझे भूमि एक्वायर करना है। तो अगर आप व्यक्तिगत तौर पे जाएंगे अपने लिए तो 50% ग्राम सभा के, क्या हुआ? एक सेकंड, 50% क्या हुआ? लाठी के जोर नहीं, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर सही सिपाही हैं तो आप वहां जाइए, वो बात करिए। अगर ग्राम सभा तो पहुंचे थे, सहमति की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी को बात में सरकार लाठी डंडे और विदेशी धर्म पे खत्म कर दिए, फर्जी मुकदमे कर रही है। और रिम्स 2 में पंचायत में क्या हुआ? पैसा में वहां तो 100% आदिवासी है, उनके साथ ये सब आदिवासी के मुख्यमंत्री आदिवासियों का बेटा है कहते हैं, लेकिन आदिवासी का कानून लागू नहीं होगा। चलिए ठीक है, 2023 में पैसा कानून पे सारा डिस्कशन आप लोग बाबा कार्तिक के नाम पर फ्लाईओवर का नाम रखते हैं, देखिए अभी उनके पद चिन्हों पर भी चलने का काम कीजिए। उन्होंने ग्राम सभा में कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, आप उसके बारे में बात कीजिए। पंचायत राज और पैसा में थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। पंचायत राज व्यवस्था में 1400 करोड़ केंद्र सरकार से जो नहीं मिल रहा आपके करने के कारण, चलिए ठीक है, ये सवाल का जवाब भी सत्ता पक्ष को ही देना है। आदिवासियों के उत्थान का प्रतुल जी, इस सवाल का जवाब भी सत्ता पक्ष को ही देना है, सुन लेते हैं उन्हें। इस सवाल का जवाब भी सत्ता पक्ष को ही देना है। सुनिए जी, बात पूरी करें। लागू होगी, विदेशी धर्म मानने वाले लोग बाहर हो जाएंगे। प्रतुल जी, जनता के बारे में बात हो रही है, झारखंडी आदिवासियों के बारे में बात हो रही है, झारखंडी आदिवासियों के बारे में बात हो रही है, के बारे में विदेशी धर्म मानने वाली शक्तियां, प्रतुल जी, झारखंडी आदिवासियों के हक के बारे में बात हो रही है। सुनिए जी, इसका जवाब दे अपने घर पे 1400 करोड़ रुपए को, और आप विदेशी धर्म 1400 करोड़ रुपए को क्या 1400 करोड़ रुपए लैप्स कर रहा है। 1400 करोड़ रुपए का क्या कीजिएगा? वो मैं चिट्ठी, अगर आप पैसा कानून लागू नहीं कीजिए तो कैसे मिलेगा झारखंड को? चिट्ठी दिखाइए, मुझसे मिलिए, मैं बात करता हूं। अरे आपसे क्या मिलेंगे? आप कौन होते हैं? मैं दर्शकों के प्रति जवाब दूं। ये सरकार की करनी के कारण 1400 करोड़ रुपए। चलिए देखिए, चर्चा के दौरान कई विषय हैं और अब कई ऐसे विषय हैं जो झारखंड की जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो या सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था। उन तमाम सवालों को लेकर आप जवाब हमें लेने हैं सत्ता पक्ष की ओर से, और सबका जवाब एक ही आ रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, जल्द हम लोग पेशा कानून लागू कर लेंगे और जितने भी अधिकार हैं राज्यवासियों को, राज्य के आदिवासियों को मिल जाएंगे, राज्य के ग्राम सभा को मजबूती प्रदान हो जाएगी। लेकिन जिन बिंदुओं पर खास तौर पर बात की गई, आर्थिक हो या फिर विधिक हो, उस पर सवाल का जवाब लेंगे। पूर्व सीएम रघुवर दास ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में पेशा कानून लागू करने की मांग की। लेकिन पेशा कानून को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनते हैं। तो पेशा नियमावली तो 25 वर्ष झारखंड होने जा रहा है, लेकिन पेशा नियमावली अभी तक यहाँ लागू नहीं हुई है, और नहीं लागू होने के कारण जो झारखंड में संविधान ने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो स्वशासन का अधिकार जो संसद ने दिया है, वो झारखंड के हमारे रूढ़िवादी व्यवस्था को उनका लाभ नहीं मिल रहा है। और जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने 2016 में इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पंचायती राज सचिव के साथ बैठक की थी,
तो सचिव ने बताया कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने जो पंचायती राज नियमावली है को लेकर हाईकोर्ट पे केस किया हुआ है। वो लोग चाहता था 6वीं अनुसूची यहाँ लागू हो, पंचायती नियमावली लागू ना हो। हाईकोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में। सीधे रुक कर लेते हैं अब हम अपने अतिथियों का। हमारे साथ सत्ता पक्ष यानी राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए हैं। संजय जी आएंगे आपके पास, आपकी बातों को भी सुना जाएगा, लेकिन फिलहाल क्षितिज जी से एक सवाल का जवाब ले लेते हैं। तमाम विधिक प्रक्रिया राय मशवरे पूरे कर लिए गए थे साल 2023 में, फिर से राय मशवरा, अब ऐसा क्या नया सामने आ जाएगा? और देखिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है दोबारा राय लेने का। प्रतुल जी बोलने लग रहे हैं, जब भी पक्ष बोलना शुरू कर देंगे इन्हीं को बुलाया कीजिए, आप इन्हीं को बुला लीजिए, आप इन्हीं को बुला लीजिए। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अपनी बात रखिए, आपने सवाल उठाया, सुन लेते। अरे हमें डिसाइड करने दीजिए क्षितिज जी, हम किनको बुलाएंगे। आप अपनी बात रखिए। नहीं, एक प्रश्न, कौन सा प्रावधान है? बार कौन सा प्रावधान है? दोबारा इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं क्षितिज जी। कानून का प्रावधान बताइए नहीं दे रहे क्या, जिसके तहत दूसरा क्षितिज जी को बात रखने दीजिए। आपने सवाल उठाया प्रतुल जी, आपने सवाल उठाया, जवाब हमने कहा कि प्रावधान बताइए, इसी सवाल का जवाब देखिए क्या होता है प्रतुल जी, जब आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप जवाब में चिल्ला रहे हैं, आपसे भाई मैं आपसे विनम्रता से प्रश्न कर रहा हूँ। प्रतुल जी आपके सवालों के जवाब हमें सत्ता पक्ष से जानने हैं, जनता को जानने हैं। मजबूरन चिल्लाना, जी अपनी बात करें। इंडिया गठबंधन की सरकार, आप सवाल पूछ पा रहे हैं, केंद्र में तो विपक्ष सवाल तक नहीं पूछ सकता है सर, सवाल तक नहीं पूछता, आप माइक बंद कर देते हैं। कानून का कौन सा प्रावधान है कि दोबारा राय लेना? कानून का कौन सा प्रावधान दोबारा राय लेने का? 2023 में हो चुका है, दोबारा कौन सा प्रावधान है? आप बताएं, सुमित जी कानून का प्रावधान बताएं। सुमित जी बोले पर तुम नहीं होगा ना प्रतुल जी इनके आखिरी में सवाल पूछे, सवाल आखिरी 2 मिनट सवाल से नहीं, प्रतुल जी आखिरी 2 मिनट चर्चा के बचे प्रश्न पक्ष में रहना सर, चर्चा आंदोलन भी करना चाहिए था। जवाब नहीं, तो आंदोलन आपको समय दिया गया। क्षितिज जी अपनी बात रखें, आप केवल मीडिया कानून को लेकर अपनी बात रखें। क्षितिज जी आप पेशा कानून को लेकर अपनी बात रखें। दोबारा राय लेने का प्रावधान, बिल्कुल मैं सिर्फ दोबारा कहाँ राय लेने का प्रावधान है? जवाब देता हूँ। 2023 में राय हो गया खत्म, विपक्ष तो केवल मीडिया पे रह गया है, ये झारखंड की विडंबना है। दोबारा राय लेने का प्रावधान का केवल मीडिया पे रह गया, वो चाहे रघुवर दास जी हो, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो, अपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब दे दीजिए। जब तमाम विधिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई, फिर से राय मशवरा का प्रावधान क्या है, इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, विपक्ष जो है आज विपक्ष तो सवाल पूछेगा, अभी आयुष आप विपक्ष का हक ये भी है कि आप आंदोलन करें, आप आंदोलन कीजिए। रघुवर दास जी आप नहीं सुनिएगा, बिना आंदोलन के नहीं सुनिएगा। रघुवर जी का दल अभी भी आंदोलन के आप लोग नहीं सुनिएगा। हिम्मत है तो आंदोलन कीजिए, आप अगर हितैषी है तो क्षितिज जी आप हितैषी है तो राजनीतिक दल के नेता या फिर सत्ता भर बैठे जितने भी माननीय हैं बिना आंदोलन के नहीं सुनेंगे, इसलिए आप कह रहे हैं कि आंदोलन करना होगा विपक्ष को। इस मुद्दे पे सही पॉइंट। आयुष जी ये कानून का प्रावधान देखिए, फिर दोबारा राय लिया जाए। बोल रहे हैं वो रघुवर दास जी, रघुवर दास फोबिया हो गया इनको, डर रहे हैं रघुवर जी से डरते हैं। कानून का प्रावधान बताइए ना, जिस तरीके से उनके हित से जुड़ा मुद्दा है, उनके हक की बात है।
केंद्र सरकार के पास जो बकाया है वो भी कब आएगा? जब पेसा कानून लागू होगा। 1400 करोड़ रुपए की बात है। विधिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, फिर भी राय मशवरा चल रहा है। लगातार सत्तारूढ़ दलों की ओर से यह कहा जा रहा है कि जल्द लागू होगा, जल्द लागू होगा, लेकिन राज्य की जनता जानना चाह रही है कि कब लागू होगा और उन्हें वो ताकत कब मिलेगी जो पेशा अधिनियम 1996 के तहत तय की गई है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ सुनीत शर्मा जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी से। सुनीत जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। संजय मेहता हमारे साथ आजसू पार्टी से जुड़े हुए थे। संजय जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल से। क्षितिज जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।